अब स्टार्ट करते हैं हम आज के आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम को हम स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले ना हम इस आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये कैसा सिस्टम होता है इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये सिस्टम कैसा होता है। फिर जो है इसी के हवाले से आज हम प्रूव करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा मुझे बताएं कि जो सिस्टम होता है ये क्या चीज़, सिस्टम का क्या मतलब होता है, व्हाट इज सिस्टम। देखिए इस दुनिया में कई तरह के सिस्टम्स हैं। जैसे अगर हम जैसे हर स्कूल जो है उसका एक अपना सिस्टम होता है। पाकिस्तान है जैसे इसका एक अपना सिस्टम है। भारत वाले पाकिस्तान के ऊपर कोई कानून तो लागू नहीं कर सकते ना, यानी एक्सटर्नल जो एजेंसीज हैं वो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती किसी भी सिस्टम पर, तो वो सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर एक मरीज़ हो तो उसको आइसोलेट किया जाता है, पता है ना। आइसोलेट का मतलब ये होता है कि ये जो मरीज़ है इतनी हाई क्रिटिकल कंडीशन में है कि उसको हम बाहर की चीज़ खिलाएं या बाहर वाले एटमॉस्फेयर में रखें तो वो मज़ीद बीमार हो जाएगा और उसके जो है डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको एक बंद शीशे में रखा जाता है, उसको जो है ऑक्सीजन भी बाहर वाली नहीं दी जाती, एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है। तो इसका मतलब होता है आइसोलेट किया हुआ उसे। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर बैरूनी जो फोर्सेज हैं, बैरूनी जो एजेंसीज हैं वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करती या कर सकती, तो उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अच्छा अब ज़रूरी ये है कि हम आइसोलेटेड सिस्टम को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ प्रूव करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि अगर हम लीनियरली मूव कर रहे हैं, अगर लीनियरली दो बॉडीज़ टकराती हैं आपस में, टकराने से पहले उन दोनों का प्रोडक्ट मोमेंटम का और टकराने के बाद जो उनका प्रोडक्ट है मोमेंटम, क्या उनकी वैल्यूज़ एक जैसी होती हैं या नहीं होती। अगर दोनों की वैल्यूज़ एक जैसी होंगी तो हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ये फॉलो कर रही हैं, और वो तब तक फॉलो करेंगी जब तक सिस्टम कौन सा होगा, आइसोलेटेड। तो इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से बनेगी वो आप देखें ज़रा। हाँ जी ठीक है, देखिए ज़रा डेफिनेशन लिखेंगे, द सिस्टम in which no external agency exert any force is called isolated system। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं भाई, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई बैरूनी एजेंसी जो है फोर्स ना लगाए। अब हम प्रूव करने वाले हैं इसी सिस्टम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है भाई, तो कंजर्वेशन का कानून भी इसको हम कहते हैं, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये कौन सी मोशंस को डिस्कस करता है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मैं इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है, वो जो डेफिनेशन है वो हम लास्ट में करेंगे जब हम इसको प्रूव कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसी को एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, फार्मूला ड्राइव करने के बाद लास्ट में हम इसकी स्टेटमेंट निकालेंगे, और जब आप लोग पेपर में इसको लिखोगे तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है, ये बात आपने माइंड में रखनी। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास, अच्छा मैं पहले ये बता दूं आपको कि हमारे इस नेचर में जो आइसोलेटेड सिस्टम है जिसको हमने इसमें यूज़ करना है, उसकी एग्जांपल जो है वो भी आपने लिखनी है। आपको पता है जो गैस का सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम में होते हैं या आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं होते? आइसोलेटेड सिस्टम में होते हैं। बाहर से कोई फोर्स उसको मूव नहीं करवा रही। जो गैस के सिलेंडर में पड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक गैस का सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, पता है ना, ये रैंडम मोशन में होते हैं। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कौन से मोशन में होते हैं? रैंडम मोशन, यानी कोई इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, 3D इनकी डायरेक्शन होती है। एक्स एक्सिस में भी जा सकते हैं, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। अब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, ऐसे ही एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, वॉल से टकरा रहे होते हैं, बट कभी रुकते नहीं है। एक दूसरे के अंदर वेलोसिटीज़ को इंटरचेंज करते रहते हैं, बट उनका ओवरऑल मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ओवरऑल मोमेंटम उनका एक जैसा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये आपने आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल भी लिखना है, द सिलेंडर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, और इसी में से आज हम दो बॉल्स निकालने वाले हैं मॉलिक्यूल्स की। आपको पता होगा, आपने 9th में पढ़ा था, दो बॉल्स हैं, वो आप मूव कर रही हैं, फिर वापस में टकराती हैं, टकराने के बाद वो यहीं थी।
वो यही गैस के मालिक्यूल्स थे। तो इसमें से ना हम जूम करके दो गैस के मालिक्यूल्स बाहर निकाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक मालिक्यूल ये है गैस का और एक मालिक्यूल ये है गैस का। ये दोनों मालिक्यूल्स मूव कर रहे हैं लीनियर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि ये जो मालिक्यूल है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और ये भी मालिक्यूल उसी ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये मैस m1 है इसका और इसका मैस जो है वो m2 है। इस मैस की जो वेलोसिटी है वो v1 है और इस मैस की वेलोसिटी है वो क्या होगी v2। ये मैस 1 है, ये 2 है, इसलिए 1 2 से मैंने उसको नाम दे दिया। इसकी वेलोसिटी अगर फ़र्ज़ करते हैं थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी वेलोसिटी से, तो ये मूव करता हुआ इससे टकराएगा। ऐसे ही है ना, सेम डायरेक्शन में। जैसे वो टकराएगा तो अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर देगा, अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा और इसकी वेलोसिटी ये खुद इख्तियार कर लेगा। बट इन दोनों का ये इसकी जो स्टेट है ये कौन सी है, इनिशियल स्टेट, यानी टकराने से पहले। अब अगर ये मैसेज आपस में टकराते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, तो फिर आपने देखना है तो क्या होगा। ये मैस जब इस मैस से टकराएगा, ठीक है, तो ये वाला मैस इस पर एक्शन की रिएक्शन की फोर्स लगाएगा जिसको हम एफ डैश से नाम जाहिर करेंगे उसका, और ये वाला फोर्स है, ये वाला मैस है, ये इस पे एक्शन की फोर्स लगाएगा जिसको हम एफ का नाम देंगे। अब टकराने के बाद जो इन मैसेज की हालत होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये वही मैस है m1 और ये वो मैस है m2। ये m1 और ये m2 टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश आफ्टर कोलिजन, और टकराने के बाद इस मैस की वेलोसिटी हो जाएगी v2 डैश। ये अभी भी उसी डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, अपनी डायरेक्शंस को चेंज नहीं करेंगे, मोमेंटम इनका कंजर्व होगा। और ये जो कंडीशन है ये थी बिफोर कोलिजन यानी टकराने से पहले, और ये कौन सी होगी, आफ्टर कोलिजन यानी टकराने के बाद। तो आपकी बुक वाले ने यही जो कॉन्सेप्ट है इसी को फ़र्ज़ किया कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, नॉन रोटेटिंग बॉल्स, वो मूव कर रही हैं, टकरा रही हैं, टकराने के बाद। तो वही बात मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ थोड़ा आसान वर्डिंग के साथ, तो वो आपने नोट कर लेना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसीडर टू नॉन रोटेटिंग बॉल्स m1 एंड m2 एंड देयर वेलोसिटीज, और उनकी जो वेलोसिटीज हैं, m1 मैस की कौन सी है वेलोसिटी v1 एंड m2 की कौन सी है v2 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब के साथ, यानी m1 मैस जो है वो पहले है तो उसकी वेलोसिटी ये होगी, m2 बाद में है तो उसकी वेलोसिटी ये होगी। अब वो आपस में जब टकराएंगे तो टकराने के लिए ज़रूरी क्या है कि m1 की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा हो m2 से। तो यहाँ पे ये बात भी हम लोग मेंशन करेंगे लाजमी। क्या लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ मैस m1 इज़ ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ मैस m2। इसका क्या मतलब है कि जो m1 वेलोसिटी है वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, m2 से। ये बात भी नोट कर लें, ठीक है। अब हम फार्मूला ड्राइव करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या करेंगे वो ज़रा देखिए। देखो भाई, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब फोर्स अप्लाई होती है ना किसी भी बॉडी पर तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। अब ज़रा गौर करें, ये वाला जो मैस है जब ये जाके इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला मैस जब जाके इससे टकराएगा तो इस पर फोर्स लगाएगा, कौन सी, एक्शन की फोर्स, जिसको हम एफ से जाहिर कर रहे हैं। ये फोर्स किस पे लगेगी, मैस 2 पर। उसकी वेलोसिटी क्या थी, v2। क्लियर होगी बात। अब बदले में ये चुप तो नहीं बैठेगा, ये वाला मैस भी उस पर रिएक्शन की फोर्स लगाएगा। ये वाला मैस जो रिएक्शन देगा उसे, उस फोर्स को क्या कहेंगे, एफ डैश फोर्स। ये वो फोर्स है जिसको हम रिएक्शन की फोर्स कहते हैं, और ये किस पे लगेगी, m1 मैस पे। तो हम सबसे पहले m1 की कंडीशन को निकालने वाले। तो m1 टकराने से पहले ये कंडीशन देगा और टकराने के बाद ये कंडीशन देगा, और इस m1 मैस पर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी, f डैश फोर्स। तो ये हम फाइंड करने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है एट द स्टार्ट जो f डैश फोर्स है वो कैसे निकलेगी। मैं इधर ना पहले इन जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। वो क्या था, mvf माइनस mv i ओवर t, ऐसे था ना रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, वो ये था। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मुझे ये बताएं, ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है टकराने के बाद की। इनिशियल स्टेज में जो मोमेंटम है वो m1 v1 है और फाइनल में m1 v1 डैश है। अब फाइनल ये होता है, इनिशियल ये होता है, तो हम वैल्यूज़ इसके हवाले से पुट करें तो हमारी बनेगी m1 f की जगह पे क्या आ जाएगा, m1 डैश। ये बात क्लियर हुई। जनरल फार्मूले को हम सिचुएशन के मुताबिक कन्वर्ट कर रहे हैं। m1 v1 डैश
m1v1, तो जहाँ पे i लिखा हुआ है उसकी जगह 1 आ जाएगा और फाइनल की जगह डैश आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम थोड़ा अरेंज करके नाम दे देंगे, ये हो जाएगा f डैश क्रॉस ये वाला t। जी जी हाँ, दोनों में 1, क्योंकि हम पहले इस पे फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, बाद में m2 वाले फोर्स पे वैल्यू निकालेंगे। तो इन दोनों को अलग सॉल्व कर रहे हैं इन दोनों पे, क्योंकि इस मैथ पे रिएक्शन की फोर्स लग रही है, इस मैथ पे एक्शन की फोर्स लग रही है। तो इसलिए हम दोनों को 1 बाय 1 रिलेशन फोर्स और मोमेंटम के साथ सॉल्व करेंगे। टी को उधर ले जाएं तो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v1 आ जाएगा। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 मैथ्स 2, ये मैथ्स किसके लिए था, ये यहाँ पे लिख लें आप लोग, 4 मैथ्स m1 के लिए था, और ये किसके लिए अब निकालने लगे हैं, 4 मैथ्स m2 के लिए। तो m2 के लिए भी तो वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब हमने नाम चेंज कर देना थोड़ा। तो वो नाम चेंज कैसे करेंगे, देखें ज़रा, f डैश की जगह पे आ जाएगा f, क्योंकि एक्शन की फोर्स लग रही है m2 पर, तो इज इक्वल टू हाँ m2v2 डैश लगाएंगे, क्योंकि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो जाएगा डैश m2v2 डैश, ये फाइनल मोमेंटम है, ये इसका इनिशियल मोमेंटम बनेगा। तो इसके बाद माइनस m2v2 ये वाला मोमेंटम आ जाएगा, ओके। इसके बाद आ जाएगा नीचे t। इसी तरह सेम इसको उधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा f क्रॉस t इज इक्वल टू m2v2 डैश माइनस m2v2, ये हमारी इक्वेशन बनी 2। इन दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में ऐड करना है। क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, एडिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से। ऐड करें, क्या आता है आंसर, v1 डैश क्रॉस t प्लस f क्रॉस t इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड को हमने आपस में ऐड कर दिया और राइट साइड को भी करें, m1v1 डैश माइनस m1v1। इसी तरह इसके बाद प्लस लगाएंगे m2v2 डैश माइनस m2v2। इसमें से कॉमन आ रहा है t को कॉमन ले लें, बाहर क्या आ जाएगा t। ये स्टेप समझ आ गया, ये तरह देखिए गौर से, ये t है इस वाली वैल्यू के पास और इस वाली वैल्यू के पास भी t है, दरम्यान में प्लस है, तो f डैश प्लस f t बाहर आ जाएगा, t हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ये हो गया m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। ये वाला स्टेप क्लियर है, ओके। अब जरा गौर से देखें, ये क्या चीज़ है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे बोला, ये तरह देखें, हम जानते हैं कि जो f बराबर होता है किसके होता है, f डैश माइनस के, यानी एक्शन की फोर्स है वो रिएक्शन की फोर्स के बराबर बट नेगेटिव या रिवर्स डायरेक्शन में होती है। अगर इस f को मैं इधर ले आऊँ तो ये किस तरह से बनेगा, f प्लस f डैश इज इक्वल टू 0, पीछे 0 रह जाएगा। f प्लस f डैश की जगह पे मैं 0 पुट कर सकता हूँ, जब 0 पुट करेंगे तो ये सारा का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। इधर बनेगा m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। ये वाला स्टेप समझ आया, क्लियर बिल्कुल। अब देखिए ज़रा, ये वाली जो साइड है, जब इधर हम 0 पुट करेंगे इस सिचुएशन के हवाले से तो t भी 0 हो जाएगा, तो सारी साइड 0 हो गई। यहाँ जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं उनको इधर ले आए, जब माइनस वाली वैल्यूज़ को इधर ले आएंगे तो इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखें ज़रा। ये वाली माइनस वाली इधर आ जाएगी m1v1, ये वाली माइनस वाली भी इधर आ जाएगी, इधर आके प्लस की हो जाएगी m2v2। इधर से क्या बची, लेफ्ट साइड पे वैल्यूज जो बची वो है m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये वाला स्टेप क्लियर है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं इसको उधर ले गए, उधर जाके प्लस की हो गई, जो पहले से प्लस की ठहरी हुई वो वैसे की वैसे ठहरेंगी। यानी ये जो वैल्यूज़ हैं ये इनिशियल कंडीशन को शो कर रही हैं और ये डैश वाली वैल्यूज़ जो हैं वो फाइनल कंडीशन को शो कर रही हैं। ये क्या है, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन। क्या है ये, बिफोर कोलिजन। और ये क्या है, सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इन दोनों की वैल्यूज एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल। पहले जो मोमेंटम की वैल्यू होगी टकराने के बाद भी वही होगी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो हमें कौन सा सिस्टम देगा, आइसोलेटेड सिस्टम।